हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम सिनोनिम्स भी देखेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और हम आर्टिकल भी समझेंगे कि क्या होता है। अच्छा, अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर रखेंगे कि जब इंग्लिश आएगी क्वेश्चन जब इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, तो सिर्फ ग्रामर जो रहेगी या ग्रामेटिकल जो पोर्शन होगा, सिर्फ आपको उसको तैयार करके जाना है। क्योंकि इंग्लिश ऐसी क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन रहते हैं उसके, जो आपको खुद से ही बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ इंग्लिश की जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करना होगा। जिसको ग्रामर बनता है, ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, वो ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से कर लेगा। लेकिन जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम इसको रट कर नहीं जा सकते, है ना। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, हम इनको रट के नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत वाइड है, बहुत सारे शब्द होते हैं, कितना याद रखेंगे, नहीं रख सकते। तो ये क्या होता है, ये वोकेबलरी से ये इन चीज़ों को हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बस, है ना। तो आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। और मैं आज कोशिश करूँगा कि ये जितने भी शब्द हैं, उनकी भी मीनिंग बताते चलूँ, ताकि आपको याद रहे। हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसके पहले अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले देखने वाले हैं सिनोनिम्स के। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिखकर पहले, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या होगा, ऐसे शब्द जिनकी हम मीनिंग को मिलते जुलते में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने हिंदी में कहा, जैसे हवा, हवा को हम और क्या कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, समीर कह सकते हैं। वैसे इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स। तो इससे मिलते जुलते शब्द को देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है कि रिलक्टेंट, इसका बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना। ठीक है, अनिच्छुक मतलब उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छुक होना। तो रेडी यानी होता है तैयार होना। तो अनिच्छुक से तो उल्टा तो नहीं लग रहा है, रेडी तैयार होना। ठीक है, अनविलिंग, अनविलिंग का भी मतलब होता है अनिच्छुक, है ना, इच्छा ना होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूरी, और विलिंग का मतलब होता है इच्छुक। ठीक है, लेकिन इच्छुक तो क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो गया, अनिच्छुक का एंटोनिम्स हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पर्यायवाची के लिए, अनिच्छुक का अनविलिंग। ठीक है, अनिच्छुक ही होना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं अपन। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि इंटिमिडेट यानी कि डराना या धमकाना। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, मतलब इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पैराशूट लिखा है, तो ये तो मतलब ही नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है कि राजी करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना। तो क्या इसका पर्यायवाची हो रहा है कि हमला करना, नहीं हो रहा है। इन्फॉर्म यानी सूचित करना, इसका भी हो रहा है क्या पर्यायवाची, इंटिमिडेट कर, डराने या धमकाने का, नहीं। लेकिन थ्रेटन मतलब ये होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, डराना या धमकी देना, जिसको कहते हैं थ्रेटन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, थ्रेटन हो जाएगा। ठीक है, अगला है पैराइड यानी कि बचाव करना। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, एवेडेड। एवेडेड का मतलब भी क्या होता है, बचाया गया या उसको बचाना, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन ये जो अपोज लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, विरोध करना। तो बचाव करने का विरोध करना, तो ये तो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, यानी कि एंटोनिम्स हो रहा है। लेकिन हमको तो पर्यायवाची चाहिए था, तो ये मिल गया। डिफाइड, डिफाइड का मतलब होता है कि खारिज करना। और स्पेयर का मतलब होता है विरल। ठीक है, यानी कि विरल यानी सरल, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैरेट का क्या होगा, अवॉइडेड, यानी इसका बचाव करना पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगला है ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट, यानी कि वह कोर्ट से क्या हुआ, दोष मुक्त हुआ। तो एक्सोनरेटेड का मतलब क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, डिक्लेयर्ड इनोसेंट, यानी कि उसे दोष मुक्त किया गया। ठीक है, इसका क्या होगा, पर्यायवाची होगा। फॉरगिवन, फॉरगिवन का मतलब क्या होता है, यानी कि माफ़ किया गया। लेकिन यहाँ पे दोष मुक्त की बात हो रही, माफ़ की बात नहीं हो रही। ठीक है, वैसे क्या होगा, सस्पेंडेड, ये तो निलंबित होता है। तो ये क्या इसका पर्यायवाची होगा, नहीं होगा। वार्न्ड करना यानी कि उसको चेतावनी देना, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो एक्सोनेटेड का दोष मुक्त होना, यानी कि डिक्लेयर्ड इनोसेंट, उसे दो निर्दोष घोषित करना। ठीक है, इसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगला है
एडवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, काफ़ी बार ये आ चुका है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो एडवर्सिटी मतलब मुसीबत या विपत्ति, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब भी क्या होता है? दुर्भाग्य या मुसीबत या विपत्ति, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। तो मुसीबत विपत्ति से इसका कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन याद रखेंगे प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि होना, ठीक है। गुड लक यानी कि भाग्य उसका, ठीक है। स्ट्रगल करना ये तो सभी को पता होगा, है ना। स्ट्रगल करना यानी कि संघर्ष करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसफॉर्चून यानी मुसीबत का पर्यायवाची क्या होगा उसका? दुर्भाग्य यानी कि विपत्ति, ठीक है। अगला देखते हैं हम। यूलोगाइज्ड, ठीक है, यानी कि क्या होता है? प्रशंसा करना। तो इसका पर्यायवाची होगा पैरासाइट। इसका मतलब भी क्या होता है? सराहना करना, ठीक है, सराहना करना, ठीक है। लेकिन अदर वर्ड इससे मिलते जुलते नहीं है। जैसे हमने कहे कि फ्लेटर्ड, लेकिन याद रखेंगे फ्लेटर्ड मतलब होता है कि चेतावनी देना। विज्ड यानी कि कामना करना, किसी को विज्ड करते हैं ना, ईडी लगा है मतलब पास्ट टेंस, वो बीत चुका। विज्ड यानी उसने कामना कर दिया, ठीक है। और थैंक्ड मतलब क्या होता है? धन्यवाद देना। ये तो सभी को पता होगा, थैंक यू कहते हैं जिसको, है ना। थैंक्ड इसका थर्ड फॉर्म है, ईडी मतलब थर्ड फॉर्म, बीता हुआ, पास्ट टेंस। तो यूलाइज्ड के लिए क्या होगा? पैरासाइट यानी इसका क्या होता है? सराहना करना। तो इसका पर्यायवाची होगा, ठीक है। ये हम सिनोनिम्स देख रहे हैं। अगला देखते हैं। वन कैन नॉट बट एडमायर योर इंजीनियस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इंजीनियस का मतलब होता है दक्षतापूर्ण। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? स्किलफुल यानी कि स्किलफुल मतलब यानी क्या होता है? उसका कौशल, उसमें क्या स्किल्स हैं तो उसका कौशल। इसका पर्यायवाची क्या होगा? दक्षतापूर्ण को और हम क्या कह सकते हैं? स्किलफुल यानी कि कौशल से परिपूर्ण जिसको बोल सकते हैं। फाइनल इसका पर्यायवाची होगा क्या? नहीं, फाइनल तो अंतिम होता है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब वास्तविक होता है, ठीक है। और एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। उपयुक्त इसका सिनोनिम्स तो होगा नहीं, यानी कि स्किलफुल इसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। चलो अगला है। आई फाउंड हिज क्रूड मैनर्स, और ये लिखा हुआ है फिर एबोमेंडेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बारी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। एबोमेंडेबल मतलब होता है घृणा, घृणा योग, जिससे हम घृणा करते हैं ना, ईर्ष्या या जलन, घृणा जिसको कहते हैं, यही है। तो इसका बताने के इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्टेबल यानी कि क्या होगा? घृणित। इससे मिलता जुलता हो रहा है यानी कि ये पर्यायवाची हो गया। लेकिन अगर हम फ्लर्टिंग करेंगे तो ये क्या होगा? अभी हमने पढ़े थे, फ्लर्टिंग का मतलब चापलूसी करना जो होता है जो, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण। तो घृणा से रिलेटेड है क्या ये वाला फ्लर्टिंग? नहीं है, ये तो अलग हो गया उससे, ठीक है। अट्रैक्टिव आकर्षक हो गया, क्या इससे रिलेटेड है क्या घृणा? नहीं है। स्लोपी इस यानी मेला होना, तो घृणा से रिलेटेड है क्या? नहीं है। लेकिन डिस्ट्रेबल ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब भी क्या होता है? घृणित। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? घृणा करना का, ठीक है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने मतलब एरिक, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? पुराना यानी कि आउटडेटेड जिसको बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा? पुराना। अर्लियर, अर्लियर मतलब भी पुराना होता है, लेकिन ये किस संदर्भ में होगा? इसके संदर्भ में होगा, अलग संदर्भ में, ठीक है। अर्क मतलब अर्लियर, बीत बीत चुका जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और फिर इसके बाद होगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सभी को पता होगा, जटिल यानी कि कठिन जिसको बोल सकते हैं। एनिशियंट मतलब प्राचीन, तो इससे रिलेटेड तो है नहीं। तो एरिक मतलब का होता है पुराने, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आउटडेटेड यानी पुराना, ठीक है। अगला है परपेचुअल, ठीक है। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो इसका होता है रिपीटेड यानी कि दोहराना, निरंतर यानी कि रेगुलर जो चल रहा है, तो इसका पर्याय क्या होगा? रिपीटेड होगा। अगर हम बेसलेस कहें तो ये क्या होता है? बेसलेस मतलब निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इससे रिलेटेड है क्या? नहीं है। फिर एटर्नल नहीं है, ट्रिवियल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपीटेड यानी कि कंटिन्यू करने वाला, रिपीटेड होने वाला। तो परपेचुअल का निरंतर यानी कि रिपीटेड, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। ये सीरीज हम हालांकि जारी रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे के और क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिनोनिम से रिलेटेड है ये भी। इनवर्टेबल यानी कि अवश्यंभावी। तो इसका पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स बताना है, तो क्या होगा? अनवॉइडेबल। इसका मतलब भी क्या होता है? अपरिहार, अवश्यंभी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अनकॉन्क्रेबल यानी कि मतलब क्या होता है? अजेय। क्या इससे रिलेटेड है अवश्यंभावी से? इनवाइटेबल से रिलेटेड है क्या? नहीं है। फिर है अनकंट्रोलेबल यानी कि
बेकाबू, वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल जिसको बोलते हैं, बेकाबू। इमिनेंट यानी कि इससे भी रिलेटेड नहीं है, आसन जिसको बोलते हैं, जिसको है ना, जिसमें राजा लोग या जो भी जिनकी बैठने का जो आसन होता है ना, वही है ये इमिनेंट बोलते हैं जिसको। तो ये तीनों इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अनअवॉइडेबल ये इनवाइडेबल से रिलेटेड है, यानी इसका ये पर्यायवाची हो गया, ठीक है। पर अनकंट्रोलेबल इसको याद रखेंगे, ठीक है, अनकंट्रोल यानी कि बेकाबू होना, ठीक है। अगला है इंट्रेंसिव। इंट्रेंसिव यानी होता है बाधक, ठीक है। अब इसका बताना है तो इसका क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि बाधक का पर्यायवाची अवरोधक। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है अवरोध करना या अवरोधक, बाधक और अवरोधक यानी ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। और एनलार्ज्ड मतलब बढ़ाया, शार्प मतलब तेज, अलर्ट मतलब चेतावनी, और क्यूरियस मतलब जिज्ञासा जिसको बोलते हैं। तो ये बाधक से रिलेटेड हैं कि ये सभी नहीं है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब बाधक होता है, अवरुद्ध होता है, मतलब इसका इंट्रेंसिव का ऑब्स्ट्रक्टिव इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ही टू का मोमेंटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। मोमेंटस में यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण डिसीजन इन द केस। तो इसका बताना है तो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, कहने का मतलब क्या हुआ, लास्टिंग ऑफ मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण। होपलेस मतलब कोई आशा ना हो, जिसमें निराशजनक। रॉन्ग मतलब गलत। तो इससे रिलेटेड है कि महत्वपूर्ण से सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम महत्वपूर्ण से रिलेटेड है ये, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। अगला देखते हैं अब, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि। तो इसका बताना है अब सिनोनिम्स क्या होगा, तो पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब प्रतिनिधि से रिलेटेड है क्या, ये प्रतिभागी होगा, पार्टिसिपेट करना मतलब उसमें भाग लेना। तो प्रतिनिधि से रिलेटेड है क्या, नहीं, प्रतिनिधि तो वो होता है जिन जो सबका नेतृत्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव ये रिलेटेड है इससे, प्रतिनिधि से, है ना, जो जिसको प्रेजेंट करना रहता है, प्रतिनिधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मेंबर यानी तो सदस्य होता है, ऑफिसर यानी अधिकारी होता है, ये इससे रिलेटेड नहीं है डेलीगेट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेलीगेट का सिनोनिम्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब परिश्रमी। ये किससे रिलेटेड है, या इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी करने वाला, हार्ड वर्किंग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेहनती बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा हार्ड वर्किंग। इसको भी देख लेते हैं, रिजर्व यानी कि मतलब उसको रिजर्व करके रखना, यानी कि आरक्षित करके रखना या उसको संचित करके रखना। तो परिश्रमी से रिलेटेड है क्या, रिजर्व नहीं है। वैसे क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर या होशियार जिसको बोलते हैं, परिश्रमी से रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, इससे रिलेटेड है क्या, परिश्रमी से, इंडस्ट्री से, नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। हार्ड वर्किंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लोसस यानी कि विशालकाय। तो इसका राइट आंसर होगा टू अर्निंग, मतलब इसका भी मतलब क्या होता है, विशालकाय। टॉल तो लंबा है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, लॉफ्टी मतलब बुलंद। विशालकाय का सिनोनिम्स क्या होगा, तो फिर टॉवरिंग होगी, यानी कि विशालकाय मतलब ऊंचा जिसको बोलते हैं, टोवेरिंग, ठीक है। समझ में आ गया, चलो अगला देखते हैं अब। यहाँ से अब हम क्वेश्चन देखेंगे वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक वाक्य में उत्तर देना, जैसे हिंदी में होता है ना, जैसे मैंने कहा कि जिसे कभी मारा ना जा सके, या जो कभी ना मरने वाला हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अमर बोलेंगे। जिसे कभी पराजित ना किया जा सके, अजेय बोलेंगे। तो जैसे एक शब्द में हम जैसे हिंदी में करते हैं ना, वैसे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें हम एक शब्द में उत्तर देते हैं। जैसे देखो, लिखा है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज, यानी कि बच्चे और उनके डिसीज का मतलब होता है, याद रखेंगे, रोग। मेडिसिन दवाई, डीलिंग यानी उससे निपटना, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ठीक है। मैं इसलिए ब्रांच यानी शाखा, इसका मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ हिंदी में, क्या है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे शब्द आना चाहिए आपको, इंग्लिश बनना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा वैकेब हमारी मजबूत होगी, स्ट्रांग भी होती चलेगी इंग्लिश भी, है ना। तो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज का मतलब होगा कि बच्चे और उनके रोगों से निपटने वाली दवा की शाखा को हम क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम,
पेडिट्रिस कहेंगे यानी कि बाल रोग, ठीक है। और ऑर्थोपेडिट्रिस का मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है कि पैदल यात्री, या फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक। तो ये मेडिसिन की बात चल रही, किससे रिलेटेड? चिल्ड्रन से रिलेटेड। इसका मतलब क्या होगा? पेडिट्रिस, मतलब बाल रोग, ठीक है। समझ में आया? अगला है टू रिसीव पीपल एज गेस्ट एंड टू प्रोवाइड देम फूड एक्सेट्रा। यानी कि क्या हुआ कि लोगों को अंतिम, मतलब जैसे ही उसके मेहमान आ रहे हैं उसके घर में, और उसने क्या प्राप्त करवाया? उनको भोजन दिया उनको, ठीक है। यानी कि उनको भोजन प्राप्त करा। तो गेस्ट आए तो लोगों का अतिथि के रूप में उसने स्वागत करा, और उसने क्या प्रोवाइड करा? उनको खाना दिया, यानी कि उसे भोजन दिया। तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इनविटेशन, यानी कि आमंत्रण हुआ। आमंत्रण थोड़ी दिया है उसने, हम हमारे घर में कोई व्यक्ति आया, वो हमारा क्या हुआ? मेहमान होगा ना, ठीक है, जिसको मेज़बान बोलेंगे या मेहमान बोलेंगे। तो इनविटेशन तो हमने आमंत्रण से रिलेटेड सेंटेंस तो बोल ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ इतना कह रहा है कि लोगों का अतिथि के रूप में स्वागत करना और उसे भोजन कराना की बात चल रही है। पार्टी दिया क्या? नहीं, पार्टी से रिलेटिव नहीं है। होस्ट का मतलब होता है मेहमान या मेज़बान जिसको बोलेंगे। एंटरटेन, या उसने उसका मनोरंजन किया क्या? एंटरटेन किया क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एन एक्सेटर। ये अभी पढ़े हैं हमने, इसका मतलब भी प्राचीन ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पूर्वज या पिता के विरासत में मिली संपत्ति, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एन क्रिस्टल, मतलब उसको जो प्रॉपर्टी मिली उसके फादर के द्वारा, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? यानी कि अपने पूर्वज या पिता से विरासत में मिली संपत्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम पैट्रिमनी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? विरासत, पैट्रिमनी। ऑर्थोडॉक्स, ये इससे रिलेटेड है क्या? यानी इसका मतलब तो रूढ़िवादी होता है, तो इससे संपत्ति का तो लेना देना है ही नहीं है। फिर वैसे ही इनहेरिटेंस का मतलब भी क्या होता है? विरासत होता है, तो विरासत रिलेटेड है। फिर बोरोड का मतलब क्या होता है? उधार दिया, तो उधार से रिलेटेड भी नहीं है। तो इसका एक शब्द में क्या होगा? पॉर्टमनी, यानी कि विरासत में मिलना, ठीक है। अगला देखते हैं, ही हुड अब्सटेंस, ही हुड अब्सटेंस फ्रॉम इंटॉक्सियंस, मतलब जहरीला जिसको बोलते हैं। तो अब्सटेंस का मतलब होता है कि दूर रहने से रिलेटेड। अब्सटेंस मतलब दूर रहता है वो, वह जो नशे से दूर रहता है। ही हुड अब्सटेंस फ्रॉम इंटॉक्सियंस, इसका मतलब होता है जहरीला। वह नशे से, या नशा बोल सकते हैं या जहरीला बोल सकते हैं, जो नशे से दूर रहता है उसे हम क्या कहेंगे? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटोलर। इसका मतलब भी यही होता है कि वह नशे से दूर रहता है। इसका मतलब एक वाक्य में ये होगा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, द आइडिया विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि वह विचार जो क्रियान्वित होने में सक्षम है या उसको प्रक्रिया करने में सक्षम है, उसको क्या कहते हैं हम? पार्टिसिपेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेटेबल लिखेंगे। और क्रिया करना यानी कि प्रोसेस करना जिसको बोल सकते हैं ना, तो उसका एक शब्द में क्या होगा? पार्टिसिपेबल, मतलब कि उसमें भाग देना, ठीक है। अगला है, दे फाउंड देट हरीज वाज नो क्वालिफाइड फॉर द जॉब, यानी कि उसने जॉब तो ढूंढा लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, और वो क्वालिफाई भी नहीं हो। यानी कि देखो अब समझते हैं, क्वालिफाइड यानी कि योग्यता, जिससे रिलेटेड याद रखना है। फाउंड मतलब उसको ढूंढना या खोजना, ठीक है। दे फाउंड दैट हरीज वाज नो क्वालिफाइड फॉर द जॉब, इसका मतलब होगा इन एलिजिबल, यानी कि योग्य ना होना जिसको बोलते हैं, ठीक है। एलिजिबल यानी योग्य होना, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे एक वर्ड में। अगला, द मटेरियल इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तु या ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट जो जलने में असमर्थ हो, या उसको हम जला नहीं सकते, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जो जले ही ना, तो उसको क्या कह सकते हैं हम? इन कम्बस्टेबल। कम्बस्ट मतलब होता है ना दहनशील जिसको बोलते हैं, ये इनकम्बस्टेबल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, आ दहनशील, जिसको हम जला नहीं सकते। द मटेरियल इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, बर्न्ड का मतलब ही होता है जलना, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, दे सेल द हनी दे गेट फ्रॉम द प्लेस वेयर बेस बीज आर केप्ट, यानी कि क्या हुआ?
वह स्थान, मधुमक्खी का वह स्थान जहाँ से हमें शहद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? एपरी। और एपीकल्चर भी बोलते हैं, याद होगा साइंस में, मधुमक्खी पालन मतलब एपीकल्चर। तो यही पूछ रहा है कि दे सेल द हनी द गेट फ्रॉम द प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड। बीज का मतलब मक्खी में है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और हनी मतलब होता है शहद, ठीक है। तो मधुमक्खियों का वह स्थान जहाँ से हमें हनी या शहद प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपेरी कहते हैं, ठीक है। अगला, a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal। मतलब एक साइकोलॉजिकल या जिसको हम फोबिया कहते हैं उस टाइप की बीमारी होती है जिसमें हमारा मन जो होता है बार बार चोरी करने की ओर भागता है, उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया। अ डिसीज ऑफ द माइंड, एक मस्तिष्क का एक रोग होता है जिसे कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल मतलब हमारे नियंत्रण में रहता है, जिसमें वो बेकाबू हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे बस कोई चोरी करते रहना है, चोरी करते रहना है, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डिसीज से रिलेटेड वन वर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस। सिंसेरिटी मतलब क्या होगा? ईमानदारी। फेथ मतलब ईमानदारी, और सिंसेरिटी मतलब उसकी मानवता या उसकी अच्छाई जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका पूरा सेंटेंस आप समझते हैं कि ईमानदारी और अच्छाई से जो कम भरोसा करता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, फेथ ईमानदारी से उसको कोई मतलब नहीं, उसको कहते हैं हम सैनिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ से हम, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द जिसको बोलेंगे। एंटोनिम्स मतलब उसका विपरीत या विलोम। जैसे मैंने कहा कि अच्छा, इसका विलोम क्या होगा? बुरा। अगर मैंने कहा दिन, तो उसका विलोम क्या होगा? रात। वैसे ही मतलब उसके विपरीतार्थक शब्द जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, एंटोनिम। तो थिक का मतलब होता है मोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? थिन यानी कि पतला। हेवी यानी तो भारी होगा, फेट यानी तो वसा जिससे रिलेटेड होता है, यंग यानी युवा होगा। तो थिक का राइट आंसर क्या होगा? थिन होगा, ठीक है। अर्ली यानी कि जल्दी जिसको बोलते हैं, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेट होगा। जल्दी का उल्टा लेट होगा। कोल्ड यानी सर्दी, हॉट तो गर्म होगा, कूल ठंडा, इजी लो, तो इसका अपोजिट बताना है, तो सर्दी यानी हॉट यानी गर्म, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स हमको उल्टा करना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही थिक यानी होता है मोटा, तो थिन यानी क्या होगा? पतला। अर्लियर यानी होता है जल्दी, तो लेट यानी होगा उसका विलोम, लेट यानी कि विलंब से धीमा जिसको बोल सकते हैं। कोल्ड होता है सर्दी, तो इसका विपरीत होगा गर्मी यानी हॉट, ठीक है। वैसे ही स्लो यानी कि धीमा, तो इसका विलोम क्या होगा? फास्ट होगा यानी तेज होगा। सिमिलर, सिमिलर यानी मिलता जुलता उससे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिफरेंट यानी उससे मिलता जुलता नहीं होगा, डिफरेंट यानी उससे अब अलग होगा, तो ये विलोम हो गया। सेफ, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, तो इसका अपोजिट यानी असुरक्षित, इनसिक्योर जिसको बोलेंगे हम असुरक्षित, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ से कुछ आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, आपको बेस याद रखना जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल, हेडिंग डाल लेते हैं पहले और फिर समझते हैं आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल में सबसे पहले याद रखना है स्वर यानी कि वॉवल्स जिसको बोलते हैं, ए, ओ, ई, आई, यू। 1 2 3 4 5 कितने होते हैं वॉवल्स? 5 होते हैं, यानी स्वर। स्वर कितने होते हैं? 5 इंग्लिश में। और फिर बात आती है कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, मतलब इन अक्षरों के बाद अब जितने भी अक्षर आएंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे, यानी कि व्यंजन होंगे। जैसे डब्ल्यू एक्स हो गया, या फिर एल हो गया, एम हो गया, पी हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ओ, ई, आई, यू। इसमें हमारे क्या होता है? जीभ जो हमारी होती है ना, जीभ, ये हमारे उससे टकराती नहीं। जैसे ए, ओ, ई, आई, यू, ये हमारे क्या होंगे? स्वर होंगे। तो आर्टिकल में होता क्या है? जैसे कोई सेंटेंस रहा, तो इसमें हम पहले समझेंगे ए का प्रयोग कैसे होता है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, और दा का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। ए का प्रयोग नॉर्मली वहाँ करते हैं जहाँ पे व्यंजन शब्द आता है, एन का जहाँ पे स्वर शब्द आता है, और दा का ऐसे शब्द
जहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या एक स्पेशल शब्द आते हैं। जैसे हम ब्रह्मांड में कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे हम हिमालय की बात करें तो हम क्या लगाएंगे हमेशा, द हिमालय, या फिर द ताजमहल, द इंडिया, इस टाइप का जो लगाएंगे ना, उसमें द का स्पेशल है वो, क्योंकि ठीक है। मैं इसका पूरी डिटेल क्लास में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक आने के ज़्यादा चांस है पटवारी में, है ना। तो ए का व्यंजन में प्रयोग करना है, एन का स्वर में प्रयोग करना है, दा का कोई स्पेशल के लिए प्रयोग करना है। अब मैं तीनों का एक बार प्रयोग बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा कि, और स्पेशल में यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, ए एन का भी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मान लेते हैं कि एन का प्रयोग पहले देखते हैं, एन का प्रयोग, ठीक है, एन का यूज़, एन का यूज़ हमेशा स्वर में होगा, यानी कि वॉवल्स में होगा, याद रखेंगे स्वर में होगा। मैंने अभी बता दिया। अब कैसे होगा, जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे MLA, और यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा NCC, यहाँ ब्लैंक कर दिया। अब हमको बताना है कि MLA में क्या आएगा, इसके पहले NCC में क्या होगा। तो एम तो है व्यंजन, ये कंडीशन रहती है इसमें, इसको याद रखेंगे। एम मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे, एम। ए आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वर हो गया, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, इस व्यंजन में नहीं जाएंगे, इसमें याद रखेंगे। NCC, एन, एन या ए आ गया, मतलब ये स्वर हो गया, तो यहाँ पे भी एन आएगा। ये बस थोड़ा सा इसमें एक अपवाद रहता है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से चालू होता है, सभी को पता, अम्ब्रेला लिखा, जैसे मान लो, रुको मैं लिख देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा इरेज करता हूँ मैं इसको, फिर बताता हूँ। अम्ब्रेला, क्योंकि इसका उदाहरण बहुत पूछता है, यूरोप का हो गया, अम्ब्रेला का हो गया, ये उदाहरण काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला करके जैसे मैंने लिखा, तो अम्ब्रेला तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है, व्यंजन है। लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये आ से स्टार्ट होगा, यानी ये स्वर है, तो स्वर के पहले क्या आएगा, एन आएगा। ये कुछ अपवाद बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। तो बस अब याद रखना है कि ऐसे शब्द जिनके पहले यहाँ अगर व्यंजन होगा, कोई शब्द व्यंजन होगा, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, और अगर यहाँ कोई शब्द स्वर होगा यानी कि वॉवल्स होगा, तो एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई स्पेशल चीज़ की बात हो रही है, या किसी ऑब्जेक्ट स्पेशल, या ब्रह्मांड में कोई एक ही वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दा का यूज़ होगा। इसकी डिटेल क्लास हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।